जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 4 जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। आपने समझ लिया है इस चैप्टर के परिचय को, आपने ये भी समझ लिया है कि इस चैप्टर में हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे। आप ये भी जानते हैं कि भारत की आजादी किन परिस्थितियों में हुई है, भारत आजाद हुआ तो कैसे आजाद हुआ और आजाद होने के बाद भारत को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, इससे आप बखूबी वाकिफ हैं, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि किसी भी देश के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने यह भी आपको बताया था कि किसी भी देश के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उस देश की परिस्थिति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब मेरी परिस्थिति नहीं है तो मैं किसी से दोस्ती नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे पास समय होगा तो आज के टाइम पे आप खुद देखो अपने आप को, आप दोस्ती कब कर पाते हो? जब आप समय दे पाते हो। दोस्ती क्या मांगती है आपसे? समय मांगती है, समय मांगती ही मांगती है। तो उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय रिश्ते भी कुछ ना कुछ मांगते हैं, तब जाकर आपस में बनते हैं। समझ में आई बात? अगर हमारा अरबी देशों के साथ रिश्ता अच्छा है तो उसके पीछे बहुत से कारण हैं। हम अरबी देशों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो वो हमसे खाने पीने की चीजें ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। समझ में आई बात? रिश्ता कभी एक तरफा नहीं होता, रिश्ते में दोनों तरफ से गिव एंड टेक होता है। आपने समझ लिया है, मैंने आपको बता दिया है कि इस संसार में कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जिसके पास सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हो। इसीलिए सबको सबकी जरूरत है, सबको सबकी जरूरत है। और जब हम आजाद हुए थे तब हमारे देश की परिस्थिति और स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। आजाद होते मान ही हमारा देश दो टुकड़ों में बंट जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है हमेशा। आजाद होते मान ही हमारे देश का दो टुकड़ों में बंटना हमारे देश की विदेश नीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। आपने सोचा नहीं था कि आपका पड़ोसी आपका दुश्मन होगा, लेकिन आप जैसे बने आपका पड़ोसी ही आपका दुश्मन हो गया। देखो, आप सब कुछ बदल सकते हो लेकिन अपना पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। आप सब कुछ बदल सकते हो लेकिन कभी अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। और इस स्थिति में तो नहीं, देश की स्थिति में तो नहीं बदल सकते, क्योंकि देश कहीं कट छटके जाने वाला नहीं है। सब कुछ हो सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। समझ नहीं बात? हम इसे कभी पड़ोसी बनाना भी नहीं चाहते थे। ये पड़ोसी बना है, किन परिस्थितियों में बना है, किस प्रकार से बना है, इससे आप बखूबी वाकिफ हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में किस प्रकार की सामाजिक समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, इनसे भी आप रूबरू हो चुके हैं, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें किसी भी देश के विदेश संबंध पे सबसे बड़ी भूमिका डालते हैं। और आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि उस समय की विश्व राजनीति किस प्रकार की थी। उस समय की विश्व राजनीति दो गुटों में बटी हुई थी, शीत युद्ध का दौर था, तो इसका भी तो आपके विदेश संबंध पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ में आई बात? तो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो समय था शीत युद्ध का समय। शीत युद्ध के समय में दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। जब भारत आजाद होता है तो भारत के सामने भी यह समस्या थी कि वो अपनी किस प्रकार की विदेश नीति अपनाए। क्या वो सोवियत के साथ जाए या फिर वो अमेरिका के साथ जाए? और मैंने आपको बता दिया है मित्र और चेले में अंतर होता है, मित्र और चेले में बहुत अंतर होता है। और अगर आप किसी का गुट ज्वाइन करते तो आप मित्र नहीं, आप उसके चेले बनते, अर्थात फॉलोअर बनते आप। और हम फॉलोअर बनने की स्थिति में नहीं थे, हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं था कि हम अपना दोहन कराते। फिर से जो फॉलोअर बना उनके साथ इन
बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने क्या किया है, अगर ये पढ़ना है, ये समझना है आपको, तो पहला चैप्टर पढ़ लो, शीत युद्ध का दौर। बड़ी महाशक्तियों ने इन छोटे देशों को अपने अधीन क्यों किया, ये आप जान जाओगे, ये आप समझ जाओगे कि छोटे देशों को इन दोनों महाशक्तियों ने अपने अधीन क्यों किया। इसलिए किया जिससे कि वो उनका प्रयोग कर सके अपनी जरूरतों के हिसाब से। देखो, कोई आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं देता, और ये दोनों महाशक्तियां तो किसी भी हालत में नहीं। किन दो महाशक्तियों की बात कर रहा हूं मैं? यूएसए और यूएसएसआर की। यूएसएसआर तो एक बार के लिए दे भी सकता है मुफ्त में, लेकिन यूएसए तो किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं देता, क्योंकि वो चलता है किस इकोनॉमी पर? मार्केट इकोनॉमी पर, पूंजीवादी इकोनॉमी पर। समझ में आई बात? तो वो तो आपको फूटी कौड़ी भी मुफ्त में देने वाला नहीं था। तो भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि भारत कौन सा रास्ता अपनाए। क्या भारत किसी का गुट ज्वाइन करे या ना ज्वाइन करे? देखो, भारत ही उस समय आजाद नहीं हुआ है। भारत कब आजाद हुआ है? 1947 में, है ना? 1947। आप मान लीजिए 1940 के दशक में और 1950 के दशक में दुनिया में बहुत से देश आजाद हुए, और बहुत से देशों ने यूएसए या यूएसएसआर का खेमा ज्वाइन किया। उनमें से हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी था, जो अमेरिका का गुट ज्वाइन कर लेता है। अमेरिका का गुट ज्वाइन कर लेता है, किस लिए? जिससे कि उसे फायदा मिल सके, फायदा मिल सके। समझ में आई बात? लेकिन भारत ऐसा कुछ भी नहीं करता। भारत मित्रता के रास्ते पर चलता है, फॉलोइंग के रास्ते पर नहीं। उसे फॉलोअर बनना नहीं था। भारत के उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में पंडित नेहरू का सबसे बड़ा योगदान है, और आज भी उनकी विदेश नीति का ही एक कारण है जिसके कारण विश्व में हमारा परचम लहरा रहा है। मोदी जी का ये इसमें कोई योगदान नहीं है। आज जो आपको इतनी मित्रता दिख रही है विश्व के अन्य देशों के साथ, इस मित्रता को कायम करने में पंडित नेहरू की सबसे बड़ी भूमिका है। कहते हैं जो पेड़ लगाता है ना, वो असली मालिक होता है पेड़ का। माली कभी मालिक नहीं होता कि माली मालिक होता है। मालिक कौन होता है? जो पेड़ लगाता है। सब कुछ जिसके नियंत्रण में होता है। तो आज जो आपकी विदेश नीति है वो नेहरू के रास्ते पर चली है, ये आप सुनोगे। भारत ने ना यूएसए को ज्वाइन किया और ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन किया। भारत ने इन दोनों से हटकर एक अलग रास्ता चुना। भारत ने वो रास्ता कौन सा चुना? गुट निरपेक्षता की नीति का, नॉन अलायंस मूवमेंट का। भारत ने एक दुनिया में एक तीसरे गुट के निर्माण का प्रयास किया। भारत ने क्या किया? एक तीसरे गुट का, दुनिया दो गुटों में बटी थी, भारत ने एक तीसरे गुट को बनाने का प्रयास किया, और उस गुट को नाम क्या दिया गया? नॉन अलायंस मूवमेंट, या कहिए गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या कहते हैं उसे? गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन, और इसने किस प्रकार से भारत की विदेश नीति को बनाने में और चलाने में अपनी भूमिका अदा की है, हम चल रहे हैं इसी बात को जानने और समझने। किस संगठन, इस नीति ने भारत की विदेश नीति को किस प्रकार से प्रभावित किया, और भारत को आगे बढ़ाने में इस नीति ने किस प्रकार से भारत की मदद करी, भारत को किस प्रकार से एक ऐसी स्थिति में रखा कि दोनों महाशक्तियों से भारत अपने लिए जरूरत की चीजें प्राप्त करता रहा। अब भाई, अगर आप किसी का एक का गुट ज्वाइन कर लोगे तो दूसरा आपका अल्टीमेटली आपका क्या बन जाएगा? दुश्मन। अगर मैं अमेरिका के खेमे में चला जाऊंगा तो अल्टीमेटली यूएसएसआर क्या बन जाएगा? मेरा दुश्मन। तो यूएसएसआर तो मेरी मदद करने वाला नहीं है, और अमेरिका फिर मुझे अपने हिसाब से यूज करेगा। लेकिन भारत ने क्या करा? भारत ने बीच का पाला चुना।
अगर यूएसएसआर मुझे आंख दिखाएगा तो मैं अमेरिका की तरफ चला जाऊंगा, और अगर अमेरिका मुझे आंख दिखाएगा, किसी स्थिति में दबाने का प्रयास करेगा, तो मैं यूएसएसआर की तरफ चला जाऊंगा। तो भारत ने मित्रता वाला रास्ता अपनाया कि मित्र बनो मेरा, मुझे चेला बनाने की कोशिश मत करो। तो आइए समझते हैं कि गुट निरपेक्ष की नीति क्या है और इसने किस प्रकार से भारत के हितों को साधने में भारत की मदद की है। तो चलिए सुनते हैं और समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलनों पर हुआ। आजादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे नेताओं के संपर्क में थे। ये सभी नेता आखिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक साझी लड़ाई लड़ रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे। समझ में आई बात? देखो, मैंने आपको पहले बता दिया कि सिर्फ भारत में ही आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी। दुनिया के बहुत से देशों में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी जिस समय भारत में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। और ऐसा भी नहीं था कि भारत के लोग सिर्फ भारत में ही थे, और भी दुनिया के बहुत सारे कोनों में थे। तो दूसरे देशों में भी लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो अपने देश को मुक्त कराने के लड़ाई। तो जो भारत के आजादी के नेता थे, उन दूसरे देशों के आजादी के नेताओं से भी उनकी बातचीत थी। वो इस बात पर भी डिस्कस करते थे कि जब हम आजाद होंगे तो हमारे रिश्ते कैसे होंगे विश्व के अन्य देशों के साथ। अन्य देशों के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत के लिए भारत में न रहते हुए भारत के बाहर ही भारत के लिए एक आर्मी बनाने का काम किया। समझ में आई बात? और ये संभव कैसे हो पाया? ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि भारत के संबंध उस समय दुनिया के अन्य देशों के साथ भी थे, तभी तो बन पाई ना आर्मी। और अगर संबंध नहीं होते तो कैसे बन पाते? और जहां जहां भारतीय लोग थे वो भारत की स्वतंत्रता के लिए तत्पर थे, भारत को आजाद कराने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ लगे हुए थे। वो हर प्रकार से भारत को आजाद कराने में मदद करने की पुरजोर प्रयास में लगे हुए थे। कौन? जो भारत के लोग थे, जो दूसरे देशों में रह रहे थे। इस चीज का प्रमाण था। तो आप ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भारत गुलाम था, दुनिया के बहुत सारे देश गुलाम थे। एशिया और अफ्रीका में बहुत सारे देश गुलाम थे। तो सब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और उस आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं का भारत के आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं से पूरा संपर्क था और वो सब दृढ़ संकल्पित थे कि हम आजाद होकर रहेंगे और हम इस औपनिवेशिक ताकत को उखाड़ फेंकेंगे। वो इस चीज से संकल्पित थे, वो इस चीज से संकल्पित थे कि हम पर ज्यादा लंबे समय तक कोई शासन नहीं कर पाएगा। हम इस बाहरी ताकत को उखाड़ फेंकेंगे और हम अपने देश को अपनी इच्छाओं के, अपनी जनता की इच्छा के अनुसार चलाएंगे। और वो इस बात पर भी कंसर्न थे कि जब देश आजाद हो जाएगा तो हमारे बाहरियों के साथ किस प्रकार का रिश्ता होगा। और जब दुनिया शीत युद्ध में गई तब भी इन नेताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्या हम इन दोनों की खेमे बंदी में जाएंगे, क्या हम अपने आप को पुनः इनका गुलाम बनाएंगे। देखो, इन दोनों के गुटों में जाने का मतलब था अप्रत्यक्ष रूप से गुलामी को एक्सेप्ट करना। आप फिर अपने
अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आप अपने हिसाब से नहीं निर्धारित नहीं करेंगे, आप यूएसए के हितों के हिसाब से निर्धारित करेंगे और यूएसएसआर के हितों के हिसाब से निर्धारित करेंगे। अगर आप इनके गुट में जाएंगे तो ये जिससे कहेंगे उससे आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, ये जिससे कहेंगे उससे आपको दुश्मनी करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे नेता इस चीज को बहुत अच्छे से जानते थे और वो इस चीज को करने के लिए तैयार नहीं थे। वो जानते थे कि ये दोनों एक दिन जरूर खत्म होंगे। तब क्या हम जिनसे बेवजह दुश्मनी कर बैठे हैं हम उनसे नजरें मिला पाएंगे? कदापि नहीं। इसीलिए पंडित नेहरू ने उस समय के जो अन्य आजादी के नेतृत्व करने वाले नेता थे उनके साथ डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था कि अगर हम आजाद होते हैं तो हमारी विदेश नीति क्या होगी। तो उनमें से बहुत से राष्ट्र के नेताओं को उन्होंने मनाने में सफल रहे थे कि हमें सब एक तीसरी ताकत बनाएंगे जिसमें हम जैसे ही देश ही शामिल होंगे। मतलब जो जिन देशों ने गुलामी सही है उनका एक संगठन बनाएंगे और उस संगठन को क्या नाम दिया गया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन। समझ में आई बात? आगे सुनो तो आपको पता चलेगा। किसी राष्ट्र की विदेश नीति से उसकी अंदरूनी और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है। समझ में आई बात? जो किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है उससे उस देश की स्थिति, उस देश की अंदरूनी स्थिति और बाहरी स्थिति दोनों के बारे में स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। और भारत ने जो राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति अपनाई इससे पूरी दुनिया को पता चल गया था कि भारत अंदरूनी रूप से बहुत ही मजबूत है। अभी तो वो दुनिया की दो महाशक्तियों से टकराने का दम भरता है कि तुम्हारा पिछलग्गू नहीं बनूंगा मैं अपने उसूलों पे चलूंगा। अगर तुम्हें मेरे से दोस्ती रखनी है तो मेरे हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा। साफ बात। और समय इस प्रकार का दम्भ भरना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। शीत युद्ध को समझ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत ने ये जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर दिखाया, ये दिखा पाना इतना आसान नहीं था। चीन जो अपने आप को आज बहुत बड़ा ताकतवर बनता है, इसने भी सोवियत का हाथ थाम लिया था। ये भी सोवियत के हाथ से चलता था। इसने 20 सालों तक सोवियत का हाथ पकड़ा था। समझ में आई बात? तब जाकर ये इस प्रकार से खड़ा हो पाया। समझ में आई बात? इसीलिए कहते हैं पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं आज के राजनेता आपको मूर्ख बनाएंगे और आप मूर्ख बन जाओगे। समझ में आई बात? आगे सुनो आप। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उदांत विचारों से प्रेरित था उनका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। बहरहाल भारत को जिस वक्त आजादी हासिल हुई उस समय अंडरलाइन करना इन बातों को, उसका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। बहरहाल भारत को जिस वक्त आजादी हासिल हुई उस समय शीत युद्ध का दौर भी शुरू हो चुका था। आप समकालीन विश्व राजनीति की किताब के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के दौर में दुनिया के देश दो खेमों में बंट रहे थे। एक खेमे का अगुवा संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरे का सोवियत संघ। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया। परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर में आरंभ हुई थी। भारत के नेताओं को अपने राष्ट्र हित इसी संदर्भ के दायरे में साधने थे। समझ में आई बात? इन सब चीजों के बीच में भारत को अपनी विदेश नीति बनानी थी। दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही थी। यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था और चाइना में चाइना ने अपने आप को पूरा का पूरा अपने आप को यूएसएसआर के शक्ल में ढाल लिया था।
चाइना में आज तक लोकतंत्र नहीं है। चाइना एक लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं है। चाइना एक डिक्टेटर राष्ट्र है, वन पार्टी रूल वाला देश है। समझ में आई बात? वहां पर एक पार्टी रूल करती है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके हिसाब से पूरा देश चलता है। समझ में आई बात? तो भारत को इन सब परिस्थितियों में, मैंने आपको पहले बता दिया है, किसी भी इंसान का बनना और बिगड़ना किस पर निर्भर करता है? उसकी परिस्थितियों पर। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये बात ध्यान रखना। गरीब का बच्चा, सुन लो फिर से, अगर गरीब का बच्चा अपराधी बनता है तो उसके पीछे गरीबी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। पाकिस्तान में अगर आतंकवादी पैदा हो रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वहां की गरीबी और अशिक्षा। गरीबी और अशिक्षा, ये सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण पाकिस्तान में आतंकवादी बनते हैं। सिर्फ पाकिस्तान तो मुसलमानों का देश नहीं है ना, दुनिया में बतेरे मुसलमानों के देश हैं, लेकिन वहां आतंकवादी नहीं बन रहे, पैदा नहीं हो रहे। सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर अशिक्षा और गरीबी सर्वोच्च स्तर पर है। समझ में आई बात? इस कारण से तो भारत की विदेश नीतियां भी उस समय की विश्व राजनीति की परिस्थितियों के हिसाब से ही बनाई गई थी। ऐसा तो नहीं है कि विश्व में कुछ और चल रहा है और भारत कुछ और कर लेगा, कदापि नहीं। तो भारत ने उसी के हिसाब से अपनी विदेश नीति को गढ़ा था। भारत ने उसी के हिसाब से, क्योंकि विश्व में दो महाशक्तियों के बीच में शक्ति संघर्ष चल रहा था। दुनिया दो खेमों में बट रही थी। दुनिया में एक नाम का अंतरराष्ट्रीय संगठन बना हुआ था जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं थी। और भारत को इस परिस्थिति में अपने हितों को साधना था, तो भारत को एक अलग रास्ता चुनना ही था। और अगर भारत अलग रास्ते नहीं चुनता तो आज जहां भारत खड़ा है, जहां अमेरिका आज भारत के सामने आकर कहता है कि मैं आपका सबसे अजीज मित्र हूं, ये स्थिति नहीं आन पाती। आज जो अमेरिका भारत का मित्र बनने की इच्छा रखता है ना, ये मित्र बनने की इच्छा इसलिए है क्योंकि नेहरू ने वो करके दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। नेहरू ने भारत को वो स्टैंड दिलाया जिससे कि भारत सबका मित्र बना, किसी का चेला नहीं। हम पाकिस्तान न बनकर हम क्या बने? हम भारत बने। इसीलिए क्योंकि भारत ने मित्रता का रास्ता अपनाया, गुटनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया, ना कि चेलागिरी का रास्ता अपनाया। गुटबाजी का रास्ता भारत ने नहीं अपनाया। इसीलिए अगर भारत भी गुटबाजी करता, यूएसए और यूएसएसआर के गुटों में जाता, तो क्या होता? भारत चेला बनता, दोस्त नहीं बनता। भारत उस परिस्थिति में नहीं होता कि समय आने पर अमेरिका के साथ भी चला जाए और समय आने पर यूएसएसआर के भी साथ चला जाए। भारत ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि जब गुट में शामिल हो जाते तो आपको एक गुट के साथ लॉयल रहना पड़ता ना भाई। लेकिन गुट निरपेक्षता की नीति के कारण भारत एक ऐसी परिस्थिति में था कि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से इधर भी जा सकता था और इधर भी जा सकता था। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो आइए समझते हैं पंडित नेहरू की विदेश नीति के निर्माण में भूमिका क्या थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। अंडरलाइन करना, नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे? कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। जो हमने आजादी प्राप्त करी थी, जो हमने अपने ऊपर अपना शासन प्राप्त किया था, उस शासन को बचा कर रखना। किसी भी हालत में इस शासन को किसी के हाथ ना जाने देना। तो इस चीज को करने में भारत कामयाब रहा, क्योंकि भारत ने किसी का गुट ज्वाइन नहीं किया। दूसरा क्या था? क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। और अगर हम किसी का गुट ज्वाइन कर लेते
तो तेज रफ्तार से विकास करना असंभव हो जाता। क्यों? क्योंकि हम फिर यूज होते किसके हिसाब से? उन महाशक्तियों के हिसाब से। जैसे पाकिस्तान यूज हुआ, पाकिस्तान यूज हुआ किसके हिसाब से? अमेरिका के हिसाब से। अमेरिका ने उसे यूज किया अपनी जरूरतों के लिए, और आज क्या बना के छोड़ दिया? पंगु बनाकर छोड़ दिया। ना इधर के हैं पाकिस्तानी, ना उधर के हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तानियों की आज कोई औकात नहीं है पूरे विश्व में, कोई उनकी इज्जत नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ साले लॉयल ही नहीं है, वो अपने देश के साथ लॉयल नहीं है। समझ में आई बात? भिखारी है आज वो सऊदी अरेबिया जाते हैं ना, हज के नाम पे जाते हैं और वहां जाके भीख मांगते हैं। और उन्हें भिखारी किसने बनाया? उन्हें भिखारी बनाया उनके नेताओं ने, उनके द्वारा अपनाई गई विदेश की नीतियों ने, उनके द्वारा अमेरिका के पांव की चटाई ने उन्हें गुलाम बना दिया है, भिखारी बना के छोड़ दिया है। अपने पड़ोसी के साथ उन्हें अच्छे रिश्ते रखना पसंद नहीं था, उन्हें उस अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते रखना पसंद था जिसने उनको अपनी जरूरत के लिए यूज किया। उनकी सेना को कभी यह बात समझ में नहीं है। उनकी सेना ने हमेशा पाकिस्तान की जनता में भ्रम रखा कि अगर हमने भारत के साथ अच्छे संबंध बना लिए तो भारत हम पर कब्जा कर लेगा। इतनी मूर्ख सेना है और इतनी मूर्ख वहां के नागरिक हैं। आगे की बात सुन। नेहरू इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज्यादा नजदीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी। इस धारा पर सोचने वालों में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी शामिल थे। साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थी, लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू को खासी बढ़त हासिल थी। बहुत सी पार्टियां चाहती थी। भारतीय जनसंघ मतलब आज की भारतीय जनता पार्टी, और आपकी एक और स्वतंत्र पार्टी, और अंबेडकर साहब चाहते थे कि भारत अपनी पॉलिसीज को, अपनी विदेश नीति को अमेरिका के फेवर में बनाए। लेकिन भारत की विदेश नीति को बनाने में पंडित नेहरू बहुत आगे थे, क्योंकि जितना विश्व में उनके रिश्ते थी ना, जितने अच्छे रिश्ते उनके थे, जितनी अच्छी बातचीत उनकी थी, जितने अच्छे कनेक्शन उनके थे, उतने अच्छे कनेक्शन भारत में और किसी नेता के थे ही नहीं। इसीलिए भारत की विदेश नीति को तैयार करने में पंडित नेहरू को बहुत ज्यादा बढ़त मिली हुई थी। वो फ्री हैंड थे, उनको कोई कुछ नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उनके जैसा किसी ने पूरी दुनिया को स्टडी नहीं किया था। देखो, आप खुद सोचो, अगर हम अमेरिका के खेमे में जाते, अमेरिका के पक्ष में नीति बनाते, तो आज हमारी जो स्थिति है, आज जो हमारे देश में फिर से गरीबी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? कभी आपने सोचा? कभी सोचने की कोशिश की कि हमारे देश में गरीबी क्यों बढ़ रही है? फिर क्योंकि पूंजीवाद बढ़ रहा है मेरे भाई, और पूंजीवाद का मूल उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। उसका काम नहीं है जनता का कल्याण करना, वो जनता की भलाई के लिए काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। उसका मूल उद्देश्य ही क्या है? ज्यादा से ज्यादा जनता की जेब से पैसा निकालकर मालिक की जेब में भरा जाए। समझ में आई बात? अगर नेहरू उस रास्ते पे चले जाते तो भारत में गरीबी कभी मिट नहीं पाती। जो भारत में आज गरीबी मिटती हुई दिखाई पड़ी थी आपको आज से 20 साल पहले तक, वो गरीबी इसीलिए मिट पाई क्योंकि भारत ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता अपनाया था। भारत ने एक अपनी सरकार को वेलफेयर सरकार बनाया था। भारत सरकार का मूल उद्देश्य क्या है? जनता का कल्याण करना था। आज तो भारत सरकार एक अलग रास्ता अपना रही है।
भारत सरकार ये भूलती जा रही है कि वो जनता के कल्याण के लिए बनाई गई है, ना कि उद्योगपतियों के लिए सरल नीतियां निर्मित करने के लिए। आपके वैश्वीकरण ने विश्व फलक पर भारत की नीतियों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। आज आप देखो, पर्यावरण को हर्ष पहुंचाया जा रहा है, कितनी बड़े स्तर पर नुकसान कर दिया जाता है, किसके लिए? विकास के नाम पर। अरे भाई, विकास एक सीमित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। नहीं, ये पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो विकास का झुंझुना लेकर चाटोगे। विकास भी एक सीमित मात्रा में होना चाहिए, एक सीमित मात्रा में होना चाहिए, असीमित मात्रा में नहीं। हर चीज को व्यापार की दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। आज हमारे देश में धर्म को भी व्यापार की दृष्टि से देखा जाता है, और यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि धर्म क्या बन गया है? व्यापार बन गया है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको ये बात पता है। हरिद्वार, आपका अमरनाथ, लोग आज के टाइम पे वो टूरिस्ट प्लेस बन गए हैं, वो धार्मिक प्लेस नहीं रह गए हैं आज के टाइम पे। कुछ चीजों की मर्यादा बनी रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी सरकार हर चीज में कमाई देख रही है, जो कि सही नहीं है मेरे भाई। हर चीज में कमाई देखना अच्छी बात नहीं है। कुछ चीजें आस्था से जुड़ी हुई होती है और उनसे कमाई नहीं करी जाती। आस्था कमाई का माध्यम नहीं बनना चाहिए, लेकिन पूंजीवाद ने आस्था को भी कमाई का माध्यम बना दिया है। आज देखो आप, क्या तर्क दिए जाते हैं मंदिरों को हाईटेक सड़कों से जोड़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। अरे भैया, ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन ज्यादा ना पहुंचे। एक कैपेसिटी होती है भाई, एक धरती की अपनी एक कैपेसिटी है ना। एक टाइम पे जिस धरती पे खड़े होने की संख्या सिर्फ वो 100 लोगों को सह सकती है, वहां पर 1000 लोग खड़े होंगे तो क्या होगा? उस धरती का बर्बाद होगी कि नहीं होगी? आप खुद ही सोचो, यहां बैठने की कैपेसिटी सिर्फ 15 से 20 लोगों की है, और मैं यहीं पे 30 लोग बिठाऊं तो कैसा लगेगा? सफोकेशन हो जाएगी, कोई मर भी सकता है। और ऐसा बहुत बार हुआ भी है। अब देखो ना, पहाड़ क्यों ढह रहे हैं? इस पूंजीवाद के कारण ही तो ढह रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि हमने लाभ कमाने के लिए पहाड़ों को काट काट के हाईवे निकाले हैं। पहाड़ों को काट काट के हाईवे निकाले हैं कि नहीं निकाले? समझ में आई बात? तो अब आप समझे कि हमने उस समय अमेरिका के पक्ष में अपनी विदेश नीति को क्यों नहीं निर्मित किया। क्योंकि अगर हम विदेश नीति को निर्मित उसके पक्ष में करते तो हमें पूंजीवाद का पूर्ण रूप से पूंजीवाद को उसी रूप में अपनाना पड़ता जिस रूप में अमेरिका का था। और फिर अमेरिका का पूंजीवाद अगर हम अपनाते तो हमारे देश में ना टाटा बन पाती, ना रिलायंस बन पाती, ना बिरला बन पाती, ना कोई इंडस्ट्री नहीं बन पाती, हमारी खुद की कोई ब्रांड ही नहीं होती। हमारे देश में भी पाकिस्तान वाला हाल होता कि सब कुछ क्या होता? इंपोर्ट होता, सब कुछ दूसरे देश से आता, हम कुछ नहीं बना पाते। तो नेहरू जी की दूरदर्शिता देखो आप, इतना तो मानोगे ना भाई। यहां भी तो देखो ना, लिखा हुआ है, सोचो आप खुद देखो। अरे मैं मानता हूं कि उससे गलती हुई है, उनसे भी गलतियां हुई हैं, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन गलती एक हुई है और इस देश की भलाई में उन्होंने 99% काम किया है। उनकी 1% गलती को गाया ऐसे जाता है जैसे कि उन्होंने जितना भी काम किया सब गलत किया है। उन्हीं की वजह से ये आपका जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, नहीं तो वो सरदार पटेल जी चाहते ही नहीं थे कि ये विवाद ना आए हमारे देश में। वो इसको तो अपने देश में शामिल ही नहीं करना चाहते थे। आप अगर पढ़ोगे, इतिहास पढ़ो सबसे, तो इसको वो चाहते ही नहीं थे कि भारत का हिस्सा बने, वो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत बड़ा विवाद है। और अगर हरि सिंह को कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों कंफ्यूज थे भाई हरि सिंह? क्यों कंफ्यूज थे? अगर उन्हें एट द एंड भारत में आना था तो भारत पहले ही विलय कर लेते। क्यों नहीं करा उन्होंने विलय? क्योंकि उनको ज्यादा ऑटोनॉमस पावर चाहिए थी।
सारा पावर का खेल है मेरे भाई, समझ में आई बात? ये बात जान लो आप। आगे सुनो, दो खेमों से दूरी, भारत ने दोनों खेमों से दूरी बनाई। किस नीति को अपनाकर? गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाकर। और दुनिया के बहुत सारे देशों को इस नीति में शामिल भी किया भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति में दुनिया के बहुत से देशों को शामिल किया और दुनिया के बहुत से देशों को दो खेमों की राजनीति से बचाने का काम किया, जिससे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन होने से बच पाया। समझ में बात? आगे सुनो आप। आजाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था और इसके लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ से के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी। आप पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत किसी खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ? आप पूछ सकते हैं इस बात को, क्यों नहीं शामिल हुआ? मैंने आपको बहुत से कारण बता दिए कि भारत दोनों खेमों में से किसी भी खेमे का सदस्य क्यों नहीं बना। इसलिए नहीं बना क्योंकि भारत अपने देश की जनता का शोषण नहीं कराना चाहता था। भारत के नेता अपने देश के संसाधनों को अपने देश के विकास पर लगाना चाहते थे, ना कि अमेरिका के विकास पर या फिर कहिए सोवियत संघ के विकास पर। भारत के संसाधनों को भारत के विकास पर लगाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने किसी भी खेमे को नहीं चुना। नहीं तो जिन देशों ने चुना है उनकी स्थिति आप देख सकते हो। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान आप देख सकते हो उसकी क्या स्थिति है। उसने एक खेमा चुना था, जब तक अमेरिका को उसकी जरूरत थी तब तक अमेरिका उसे अपनी बोटियां डालता था, पैसे भेजता था, और अब उसको अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान की स्थिति देखो, बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान, बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। 1990 से पहले पाकिस्तान भारत से विकास की रफ्तार में आगे था। क्यों? क्योंकि तब तक अमेरिका को जरूरत थी, किसकी? पाकिस्तान की। किसको तोड़ने के लिए? यूएसएसआर को। लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद पाकिस्तान की उसे जरूरत नहीं और पाकिस्तान को उसने मुफ्त का पैसा देना बंद कर दिया। समझ में आई बात? और मुफ्त का पैसा मिलना बंद हो गया तो पाकिस्तान का विकास भी बंद हो गया फिर। और भारत अपने देश का साथ ऐसा करना नहीं चाहता था। भारत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता था, इसीलिए भारत ने किसी भी पक्ष को नहीं चुना। ठीक? भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य संगठनों से अपने को दूर रखना चाहता था। समकालीन विश्व राजनीति की किताब में आप पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के समय अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया था। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को आदर्श मान संतुलन साधने की यह कठिन कोशिश थी और कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी पाता था। 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर विश्व पर आक्रमण किया तो भारत ने इस नौ औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। क्यों नहीं की आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि सोवियत संघ भारत का दोस्त था। तो कभी कभी दोस्त की गलतियां नजरअंदाज कर देनी पड़ती है, क्योंकि दोस्त ने आपकी बहुत मदद की थी, सोवियत संघ ने आपकी बहुत मदद की थी, बहुत। तो उसकी गलती को नजरअंदाज हमने कर दिया। हमने दोस्ती के लिए, हम उनके फॉलोअर नहीं थे, हम उसके गुट के मेंबर नहीं थे, ये बात याद रखना। हमने उसका गुट ज्वाइन नहीं किया था, हमने एज ए दोस्त उसकी गलती को नजरअंदाज किया था। समझ में आई बात? और ब्रिटेन के खेमे में तो हम थे ही नहीं, नाटो में तो हम थे ही नहीं, अमेरिकी खेमे में तो थे ही नहीं। तो ब्रिटेन ने जब गलत किया तो हमने उसकी पूर्ण रूप से भर्त्सना की, विरोध किया कि ब्रिटेन ने बहुत गलत किया। ऐसी स्थिति के बावजूद कमोबेश भारत ने अंतरराष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया। उसे दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिए।
सुना है? दोनों खेमों के देशों ने उसे सहायता और अनुदान दिए। क्यों दिए भाई? क्योंकि उसने किसी का खेमा नहीं चुना, और अगर चुन लिया होता तो दोनों खेमों के देश उसकी मदद करते? आप बताओ, अगर भारत सोवियत खेमा ज्वाइन कर लेता तो क्या अमेरिकी खेमे के देश भारत के साथ रिश्ता रखते? भारत को मदद करते? कदापि नहीं। इसीलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया, जिससे कि दोनों खेमों के देशों से भारत अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। भारत अपनी दोनों खेमों के देशों के से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। समझ में आई बात? इसीलिए भारत अभी बाकी विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा था कि पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन में शामिल हो गया। इस वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंध में खटास पैदा हो गई। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी। इस नीति में जोर आयात को कम करने पर था। इसमें संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले में भी प्रगति बड़ी सीमित थी। विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया से भारत का आर्थिक लेन देन बड़ा सीमित था। और मैंने आपको बताया है भारत ने आर्थिक लेन देन सीमित क्यों रखा था। बताया कि नहीं बताया? क्यों रखा था भाई जतिन, बताओ। इसीलिए कि जो कि मतलब भारत भी आत्मनिर्भर बन सके। भारत आत्मनिर्भर बन सके, क्योंकि भारत अपनी फैक्ट्रियों को, अपने देश की कंपनियों को उबारना चाहता था। अगर भारत में बाहरी कंपनियों के माल आ जाएंगे तो भारत की जनता बाहर की चीजें खरीद लेगी। भारत की फैक्ट्रियों में बनने वाली चीजें नहीं खरीदी जाएगी। तो जब भारत की जनता भारत की फैक्ट्रियों की चीजें नहीं खरीदी जाएंगी तो भारत की खुद की कमाई नहीं होगी, और भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो प्रोत्साहित भी नहीं हो पाएंगे। भाई समझ में आई बात? भाई भारत के लोग भारत की चीजें खरीदेंगे तो उससे क्या होगा? डिमांड जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट होगी जितनी उतनी सप्लाई होगी, और उतने ही भारत में रोजगार पैदा होगा। इसीलिए भारत ने बाहरी चीजों के आगमन पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा रखी थी, जिससे कि भारत के उद्योग को विकसित होने का मौका मिल सके। तो भारत ने, मैंने आपको पहले बता दिया, 1950 से लेकर 1980 तक भारत में बाहरी व्यापार पर बहुत बड़े स्तर पर प्रतिबंध लगे हुए थे। भारत में दो ही प्रकार से बाहर से चीजें आती थी, प्रशुल्क और कोटा के माध्यम से। प्रशुल्क और कोटा, टैरिफ, ठीक है, टैरिफ और कोटा के माध्यम से चीजें आती थी बाहर से। ठीक, आगे सुनो, आगे कहां पे भारत क्या कहा? अफ्रो एशियाई एकता। भारत ने अफ्रीका की और एशिया की एकता को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप सब जानते हैं जो अफ्रीका के देश थे वो भी सारे के सारे गुलाम थे, और एशिया के भी अधिकतर देश गुलाम थे। तो भारत ने इन गुलाम देशों को आजादी के बाद प्रोत्साहित किया और समझाया कि भाई इन दोनों के गुटों में जाने का हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अगर हम अपना विकास करना चाहते हैं तो हमें अपने जैसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, तब जाकर हमारा विकास हो पाएगा। तो आओ गुटनिरपेक्षता का रास्ता अपनाओ और हम सब मिलकर एक तीसरी ताकत बनाते हैं, जिससे कि इन दोनों ताकतों को यह बता दे कि दुनिया तुम दोनों की मोहताज नहीं है, तुम दोनों के बिना भी दुनिया चलाई जा सकती है। तो भारत ने इस चीज को प्राथमिकता दी, और इस चीज को प्राथमिकता देते हुए भारत ने किस पर काम किया? अफ्रो एशियाई एकता पर। अफ्रो एशियाई एकता पर भारत ने काम किया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? हाँ, भारत ने अफ्रीका के और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों को यह बात समझाई कि अमेरिकी खेमा और सोवियत खेमा ज्वाइन करने में हमारी भलाई नहीं है। हमारी भलाई उसमें है जिसमें हम जैसे देश हैं। अगर मुझे बताओ, आप अपने जैसे दोस्त बनाना चाहोगे कि आप अपने से ऐसा दोस्त बनाते जाओ जिसके पिताजी की इनकम आपके पिताजी से 10 गुना हो?
तो आपकी उससे दोस्ती हो पाएगी? नहीं। वहां हो पाएगी? सनी बता, हो पाएगी? नहीं सुना, वो मैं नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना। एक मित्र है जिसके पास मर्सिडीज है और एक आप है जिसके पास, आप पैदल चल रहे हैं, आप में और मर्सिडीज वाले में दोस्ती हो पाएगी? संभव है? नहीं। क्यों? वो अपने जैसे में बंदा देखेगा कोई। क्यों नहीं हो पाएगी, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हमें हीन भावना पैदा हो जाएगी। वो हमें अलग तरीके से ट्रीट करेगा, हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, समझ? हम उसे एक अलग दृष्टि से देखेंगे, वो हमें एक अलग दृष्टि से, वो हमें हीन भावना से देखेगा, हम उसे एक मालिक की दृष्टि से देखेंगे, ये वाली भाव। लेकिन जब हम आपस में अपने जैसे लोगों में होते हैं तो हम ऐसा फील नहीं करते, हमें फिर ऐसी फीलिंग नहीं आती, हम सब फिर चड्डी बड्डी बन जाते हैं, क्योंकि तू भी फटीचर, मैं भी फटीचर, समझ गई बात? लेकिन फटीचर का मतलब ये नहीं है कि फटीचर ही बने रहो, एक दूसरे की मदद करो और अपने आप को फटीचर से पैंट शर्ट सूट पैंट में लेके आओ। तो भारत ने ये समझाया, जो उस समय ब्रिटेन से, आपके फ्रांस के, पुर्तगाल के, इनसे जब आजादी मिली तो इन देशों को समझाया। बहुत देशों को भारत समझाने में कामयाब रहा और बहुत से देश कामयाब, भारत नहीं कामयाब रहा। जिनको समझा पाने में भारत कामयाब नहीं रहा, वो अमेरिका के खेमे या सोवियत के खेमे में शामिल हो गए, और जिनको समझाने में कामयाब रहा, आज देखो वो विकास के रास्ते पर जा रहे हैं। आप देखो आसियान के देश है, आसियान के बहुत सारे देश आपके गुटनिरपेक्षता के मेंबर थे, और आज उनकी स्थिति देखो, आज वो विकास की एक नई रूपरेखा तय कर रहे हैं। और हमारा पड़ोसी, मन तो करता गाली दे दूं, इसके कारण हमें बहुत सारा नुकसान सहना पड़ा है मेरे भाई। हमारा विकास 30 साल पीछे, 40 साल पीछे चला गया है इस मूर्ख के कारण। अगर इसने हमसे युद्ध नहीं लड़ा होता तो हमारे 10 साल का पैसा युद्ध में खर्च नहीं हुआ होता। एक युद्ध लड़ने में 10 साल का पैसा खर्च हो जाता है मेरे भाई। सेना तैयार करनी पड़ती है, हथियार लेने पड़ते हैं, समझ नहीं बात? इस मूर्ख के कारण। मूर्ख है ही भाई। लड़ाई अच्छी चीज नहीं है, लड़ाई आपको बर्बादी देगी हमेशा। इसीलिए गांधी का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है। अब बात समझ में आई? क्योंकि अहिंसा से चलोगे तो कुछ बर्बाद नहीं करोगे, और हिंसा से चलोगे तो बर्बाद करते चलोगे। समझ में आई बात? आप बात समझ में रहे हो? इसीलिए गांधी महान है, इसीलिए भारत के सबसे बहुत बड़े साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर साहब ने उन्हें क्या कहा? महात्मा कहा। इसीलिए कहा, किसी की तरह उन्होंने खुद अपने नाम के आगे वीर नहीं लगाया। बहुत लोगों ने अपने नाम के आगे वीर लगा लिया खुद ब खुद। महात्मा गांधी ने अपने नाम के आगे कभी कोई उपाधि नहीं धारण करी, उन्हें सब उपाधियां लोगों ने ही प्रदान करी, चाहे वो बापू की हो, चाहे वो महात्मा की हो, चाहे वो राष्ट्रपिता की हो, दूसरों ने ही उन्हें प्रदान करी। उन्होंने कभी अपने नाम के आगे कुछ नहीं लगाया। मोहनदास करमचंद गांधी इसीलिए इतने महान हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को वो रास्ता दिखाया, वो लड़ने का रास्ता दिखाया जिस पर नुकसान नहीं किया जाएगा, सिर्फ लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। ना आपका नुकसान होगा और ना ही आपके देश की संपत्ति का नुकसान होगा। किसी का नुकसान ना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही अहिंसा का रास्ता है। आइए समझते हैं अफ्रो एशियाई एकता। क्यों नेहरू ने इस पर बल दिया? क्योंकि हम जैसे एक जैसे मिल जाएंगे तो फिर हम तीसरी शक्ति बना लेंगे। इसीलिए नेहरू ने अफ्रो एशियाई एकता पर बल दिया। भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांपकर नेहरू ने विश्व के मामलों, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का सपना देखा था। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाया। 1940 और 1950 के दशकों में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी करते रहे। नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन
संबंध सम्मेलन का आयोजन कर डाला था, जबकि अभी भारत को आजादी मिलने में 5 महीने शेष थे। भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए भरपूर प्रयास किए। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्त हो जाए। इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया। भारत औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खासकर दक्षिण अफ्रीका में जारी रंगभेद का विरोध किया। इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में अफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। आमतौर पर हम इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का यह चरम बिंदु था। बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महती भूमिका रही थी। समझ में आई बात? नेहरू ने ही आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। नेहरू ने एशिया और अफ्रीका की दोस्ती को मजबूती प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि वो जानते थे कि अगर गरीब गरीब का साथ दे देगा, गुलाम गुलाम का साथ दे देगा, नए स्वतंत्र देशों का साथ दे देंगे, तो हमें फिर ना यूएसए की जरूरत है और ना ही यूएसएसआर की, क्योंकि हम में जितने प्राकृतिक संसाधन है उतने प्राकृतिक संसाधन दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं। अगर नेहरू का वो स्वप्न सच हो जाता तो दुनिया में आज एक तीसरी ताकत के रूप में भारत विद्यमान होता, और हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। इस हमारे पड़ोसी चोर के कारण हमारी बहुत सी चीजों में हमें शिकस्त खानी पड़ी, नहीं तो आज हमारी स्थिति कहीं और होती। विकसित देशों में होते, विकसित हम महाशक्ति के रूप में होते, महाशक्ति के रूप में होते, क्योंकि हमने जिस नीति के हिसाब से अपना विकास किया ना, उतनी बढ़िया नीति का अनुसरण किसी ने भी नहीं किया। समझ में आई बात? तो आप ये जान लीजिए, विदेश नीति के निर्माण पर, देश के निर्माण पर बाहरी परिस्थितियां और अंदरूनी परिस्थितियां दोनों ही प्रभाव डालती हैं। बच्चा गालियां घर में नहीं सीखता, बच्चा गालियां कहां सीखता है? बाहर। परिवेश आप पर प्रभाव डाल रहा है कि नहीं डाल रहा? और अगर घर में मारपीट होती है तो बच्चा मारपीट सीखेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें, घर की परिस्थितियां भी और बाहर की परिस्थितियां, दोनों परिस्थितियां ही आपके विकास पर प्रभाव डालती हैं। समझ में आई बात? तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में और विस्तार से समझेंगे, आगे के विषयों को समझेंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।